just about 2 minutes I'll take to just go through कि हम थ्रेड कहाँ पे छोड़ा था हमने, ठीक है ना। तो आपको याद है, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी डिड, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, दिस वन प्रॉब्लम actually is this, that if as a result of the force applied, if the point C it touches D, if it does not touch D, simple problem, no problem at all, ठीक है ना। A B में स्ट्रेस आएगा, B C में कुछ भी नहीं होगा, there is no wall at the right hand side as far as this problem is concerned. If C doesn't touch D, then the wall होती रहे अपनी जगह, हमें क्या है। But if it touches, then the problem is how much force is supplied by a wall at A to balance this force, applied force? ये वाली अप्लाइड फोर्स है, इसको बैलेंस करने के लिए ये A कितना फोर्स दे रहा है और D कितना फोर्स दे, अगर D को टच कर जाए। Now we know that FA plus FD will be equal to whatever this force is. वो तो ये तो इक्विलिब्रियम बैलेंस है ना, ये तो होना ही है। But FA and FD can take infinite number of values to balance F, ठीक है ना। So we don't know, and why cannot we know? We cannot know because in theory we cannot know this. उसकी वजह ये है कि हमारे पास just one equation है and we have two unknowns FA and FD. How is it possible? No, not possible. तो मैं यही कह सकता हूँ कि I can give you hundreds of answers. I don't know which one is correct. Hundreds of answers, all of them will obey this equation. FA FD में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन करके जो F के बराबर कर लें, but will any of those answers will be right? No, because फिजिक्स है ही नहीं प्रॉब्लम, ठीक है ना। जिस प्रॉब्लम के 100 आंसर हो उसमें से कौन सा ठीक है, यू डोंट नो। नाउ देयर इज अनदर इक्वेशन व्हिच कम्स फ्रॉम कंपैटिबिलिटी, और वो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ये कहती है कि अच्छा अगर ये जब टच कर जाएगा इस COT, then whatever the extension in this part will be equal to the compression in this part after that. तो हम एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखी थी, उस वो तो होती है इन टर्म्स ऑफ AD टाइप चीज होती है, बट वी कन्वर्ट दिस इनटू FL ओवर AE यूज करते हुए इसको हम F में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। और जब हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, देन यू हैव अनदर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस। सो इफ दैट स्टेज कम्स, देन यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। क्लियर हो गया ना एक बात? Is it visible? Still visible? The screen? Can you hear me? Yes sir. Okay. अच्छा, अब एक और बात जो हम रिवाइज कर ही रहे हैं, ईद की छुट्टियां भी गुजर गई, इस वजह से कुछ टाइम भी गुजर गया, रिवाइज कर ही रहे हैं। तो इसमें दो तरह के हमने we exactly solved this problem in two ways. One way was simply that the extension in AB plus extension in BC will be equal to 0.1. मतलब basically this sort of thing, ठीक है ना, वो हम देख लेंगे क्या। Obviously this delta BC then becomes negative because it is compression, right? तो वो ये तो ये इक्वेशन का तरीका था ना, this one compatible. The other method was you get the same answers, but the other method was you convert this system into two parts. First you forget, ये देखिए इसमें तो वॉल एग्जिस्ट कर रही है ना, इसमें तो वॉल एग्जिस्ट कर रही है, थ्रू आउट कर रही है। हम कह रहे हैं इसकी एक्सटेंशन इज इक्वल टू इसकी कंप्रेशन, एंड देयर इज अ 0.15, राइट। बट देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. यू फर्स्ट अज्यूम द वॉल डज नॉट एग्जिस्ट, यू अलाउ दिस टू इंक्रीज, इसको अलाउ करते हैं, जाने दें, वॉल को क्रॉस करने दें, वॉल है ही नहीं फॉर अ मोमेंट, जस्ट फॉर वन मोमेंट वॉल इज नॉट देयर, प्लस actually the wall is there, and then you bring the wall back. Actually the wall never went anywhere, but for your analysis then you bring the wall back. So the wall back आएगी तो जाहिर है ये वापस by compulsion this thing will come back to the position where the wall will touch it, right? So अगर ऐसे करेंगे तो इसमें जाहिर है, इसमें क्या होगा कि at first you will have tension in this AB,
सिर्फ इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो फ्री बॉडी मोशन है, इसको तो हमने नहीं करना। जब ये आएगा तो अब दिस वॉल्व कम्स बैक, इसको एफ डी कहते हैं, एफ डी। तो अब इसमें इस सारे में कंप्रेशन होगी, तो अब इससे एक और इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। एंड देन यू से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, इन दिस केस 0.15, अदरवाइज अगर ये वॉल टच कर रही है तो 0 होता। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ राइटिंग द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, वन बाय डूइंग इट स्ट्रेट अवे, एक ही जगह पर एक ही वक्त में, डोंट कंसिडर कि एक चीज़ है एक नहीं है। और दूसरा मेथड जब आप कहते हो कि नहीं, स्टेप वाइज करते हैं, पहले हम इसको वॉल को हटा लेते हैं, एक का इफेक्ट आने देते हैं, फिर उसका वॉल का इफेक्ट आने देते हैं, इसको सुपरपोजिशन कहते हैं। हमने इसको यूज करते हुए ये दो टेक्निक्स यूज की थी, और उसमें अगर आप याद करें, मैं चूँकि इस वक्त थोड़ा सा इस मोड में हूँ कि आपको थोड़ा सा एकदम वो जिस तरह पैराशूट जंप लगाते हैं ना, तो shouldn't expect you to just touch the ground and start running। तो थोड़ा सा ये है कि पहले हवा में रन करते हुए आएँ ताकि आपको वो कोई इशू ना हो, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर हमने obviously we did many other problems like this, for example एक उसका हमने ये मेथड भी किया था। I'm just repeating this so that आज का जब काम करें तो वो एकदम abrupt ना, ठीक है। You remember this, इसमें और तरह की कंपैटिबिलिटी लगती है, जाहिर है। You remember this, we have done this, इसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ ऐसे करके हो जाएगी ना, क्योंकि ये रिजिड है, it becomes straight, but it will become straight, so there will be more tension here, less tension here, and least tension here, and then you remember कि हमने वो similar triangles बनाए थे, and all that sort of thing. Again, problem क्या है? The problem is you have less number of equations than you have the number of, we have less number of equations than we have number of unknowns, क्योंकि unknowns क्या है इसमें, जाहिर है इसमें फोर्स ए बी, सॉरी ए डी, फोर्स बी ई, फोर्स सी ई, एफ 3 है, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, 2। वन इक्वेशन इज समेशन ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन 0, जाहिर है फोर्सेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बराबर होनी चाहिए। दूसरी है मोमेंट एट एनी पॉइंट दिया जा सकता है इसमें, बट अगेन देयर इज वन इक्वेशन मिसिंग, we have 3 unknowns, we need 3 equations, the third equation will come from this sort of a triangle. Now you remember this, right? तो यानी ये चीज़ें अब थोड़ी सी उतनी अजनबी शायद नहीं रहेंगी जितनी पहले थी, राइट? अच्छा, तो इसको फिर हमने और भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। बट वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन वाज देयर। For example, this one we also did. Remember this? There will be a tension when you tighten the bolt. This will extend. This. You remember this question? Or not? Yes, sir. Okay. So इस एक में टेंशन आएगी, एक में कंप्रेशन आएगी, और उससे खास किस्म का कंपैटिबिलिटी निकलेगी। Why? Again, if you cut it, इक्विलिब्रियम इक्वेशन की अगर बात करें, if you cut it like this, यानी हम क्या बात कर रहे हैं, you tighten the nut, टाइट नट करेंगे तो जाहिर है बोल्ट में टेंशन आएगी, और ये जो एल्यूमिनियम स्लीव है इसमें कंप्रेशन आएगी, ये तो ठीक हो गया। you cut it, ये बोल्ट है और ये एल्यूमिनियम स्लीव है, ठीक है, इसमें टेंशन आएगी, इसमें कंप्रेशन आएगी, इसको हम स्लीव कह देते हैं, इसको हम बोल्ट कहते हैं। अब हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहती है कि FSL इज इक्वल टू FB, यानी इसको अगर आप ऐसे करें FB माइनस FSL इज इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली द प्रॉब्लम इज अगेन द सेम, व्हाट वी हैव वन इक्वेशन, ये हमें पता चल गया, वॉट एवर द टेंशन इन बोल्ट इज ऑल्सो द कंप्रेशन इन दिस स्लीव, दिस इज known, no problem, but what that number is that 100, is that 200, is that 3? You have infinite number of answers because again you have just one equation। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई इसकी जो डिफॉर्मेशन है और इसकी जो डिफॉर्मेशन है ये मिल के वो जो पिच हमने कहा 1/4 और 3/4 ऑफ द नट जाएगा, तो कितने है, 1 मिलीमीटर लीड है, तो 3/4 ऑफ टर्न का मतलब 0.75 मिलीमीटर। सो इसकी टेंशन प्लस इसकी कंप्रेशन इज इक्वल टू दैट नंबर एंड देन वी मूव ऑन, राइट। मतलब ये चीज़ें आपको अब बिल्कुल रिकॉल हो गई होंगी होपफुली कि हम क्या कर रहे थे, क्या कुछ करते रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देन अगेन
अब इस मौजूद पे हम बात कर ही रहे हैं तो लेट्स, ये वाला प्रॉब्लम भी किया था, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, स्टील भी कुछ लोड ले रहा है 800 किलोन्यूटन का, कुछ पार्ट स्टील लेगा, कुछ पार्ट कंक्रीट लेगा। अब कितना पार्ट कौन सा लेगा ये नहीं पता, ये तो हमें पता है कि फोर्स टेकन बाय स्टील प्लस फोर्स टेकन बाय कंक्रीट इज इक्वल टू 800, ये तो ठीक हो गई बात। बट हाउ मच, 400 400 है, 300 500 है, 500 300 है, 100 700, there are infinite number of answers, but we know whatever the decrease in length of concrete is also the decrease in length of the bolts of the steel rods. So एक और compatibility आ गई, once you have that compatibility you can solve the problem। ठीक हो गया ना? अच्छा, finally हमने एक question जिसमें मैंने कहा था कि maybe the most difficult problem, यानी जो मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है इस तरह के सवालों में, वो भी हमने किया था। यू रिकॉल दैट, जिसमें दो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। और मजे की बात है कि उसके मुकाबले में तो आज जो हम कुछ करेंगे वो तो बहुत आसान है, ये सबसे मुश्किल हमने पहले ही कर लिया हुआ, ठीक है। यू रिमेंबर दिस वन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कंपोजिट रॉड है, ये इसके अंदर एल्यूमिनियम है फॉर एग्जांपल और बाहर स्टील है। अगर ये इस तरह का सवाल होता तो ये बहुत सादा सवाल था, ये एल्यूमिनियम होता लेट से और ये स्टील होता, तो ये हम करते आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जब ये टच कर जाता उसके बाद इंक्रीज इन लेंथ हियर विल बी इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ हियर, सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ द इशू विद दिस क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ के इसके अंदर भी एल्यूमिनियम और ये स्टील है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज देयर विल बी वन फोर्स taken by the steel, one force taken by the aluminum in this region, and one force taken by the aluminum in this region. So how many number of unknowns? 3, right? 3 हो गए ना। अच्छा, number of equations of equilibrium just 1, एक ही इक्वेशन है ना, क्योंकि summation of force in the x direction ये trivial equation है, there is no force in the x direction, so 0 is equal to 0 is no equation, right? अच्छा, summation of moment about any point, again trivial equation, एक ही लाइन में सारे फोर्सेस लग रही हैं, सो देयर इज नो मोमेंट। अभी जो आपने सवाल देखा था जिसमें वो 3 इस तरह करके थे, इसमें तो मोमेंट का कुछ तुक बनता है ना, यू टेक मोमेंट अबाउट दिस देन दिस फोर्स प्लेज अ रोल, दिस फोर्स प्लेज अ रोल। इधर तो अगर आप मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ले लें, डी बी 0 इक्वल टू 0, सो अगेन ट्रिवियल इक्वेशन। सो ओनली इक्वेशन यू हैव इज समेशन ऑफ फोर्स इन द वाई डायरेक्शन इज व्हिच सेज दैट FC प्लस FD ये इज इक्वल टू 400 किलोन्यूटन। नाउ दिस इज, but the thing is FC is again a combination of FC steel plus FC aluminum, ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, तो you have ultimately 3 unknowns, वो जो मैंने बताया, and 3 unknowns and you have just one equation। तो इसमें आपको दो compatibilities चाहिए, दो compatibilities, हमने किया था लास्ट टाइम, और ये मैंने सुपरपोजिशन से भी कराया था, दूसरे तरीके से भी कराया था। दो compatibilities कैसे चाहिए, and we'll finish here। ये whatever happens in this part, स्टील इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, जितना स्टील डिक्रीज होगा लेंथ में उतना एल्यूमिनियम, एक तो ये, और एक कंपैटिबिलिटी ये है कि व्हाटएवर हैपेंस इन दिस रीजन प्लस व्हाटएवर हैपेंस इन दिस रीजन इज इक्वल टू व्हाटएवर दिस गैप इज, ठीक है। ये तो टिपिकल हमारी कंपैटिबिलिटी है ना, तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी दी है, तो ये भी हमने कर लिया था इफ यू रिकॉल, राइट। और हमने जहां बात खत्म की थी वो एक हमने क्वेश्चन था जो थर्मल प्रॉब्लम था, एंड दैट क्वेश्चन वाज लाइक दिस। हमने एक छोटा सा थर्मल का सेक्शन किया था जिसके मुताबिक थर्मल स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यानी आप कोई बॉडी लें, इधर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाएं, तो एक तो फोर्स की वजह से स्ट्रेन पैदा होता है ना, वो तो मैकेनिकल स्ट्रेन होता है। यू चेंज द टेम्परेचर, बॉडी विल इंक्रीज इन, ओके। ये प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, ओके, थैंक यू। अच्छा, now this change in length over original length, which is what strain, will be called thermal strain in this case, and that is equal to alpha delta T, and it is obviously depends on the temperature। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कितना टेम्परेचर रेज करेंगे उतना ही आपका स्ट्रेन आएगा। अल्फा, what is alpha? This, if this is wood, this will increase by a different amount. If it is steel, it will increase by a different amount. If it is aluminum, it will increase by a different amount. So alpha is a material property। हर मटेरियल कितना एक्सपैंड करता है वो डिफरेंट है। अच्छा, ये तो बात होगी ना टोटल स्ट्रेन की। स्ट्रेन एट एनी पॉइंट की बात करूं
ठीक है ना। तो वो भी टॉकिंग अबाउट, मतलब ये व्हेन दिस अल्फा दिस एप्सिलॉन टी बिकम्स स्ट्रेन एट एनी पॉइंट, यानी इफ डेल्टा टी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी थ्रू आउट कांस्टेंट है, तो फिर तो आप इस पॉइंट का ले लें, इस पॉइंट का ले लें, इस पॉइंट का एक ही बात है, राइट। अच्छा, अब अगर डेल्टा टी इज सेल्फ अ फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ हर जगह टेम्परेचर कुछ और है, तो अब इस पॉइंट पे मैंने एप्सिलॉन टी फाइंड करना है, तो देन इट विल बिकम बेसिकली इस फंक्शन ऑफ, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस पे इफेक्ट करेगा, यहाँ पे कुछ और होगा, देन यहाँ पे कुछ और होगा, यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो अगर ये है तो फिर चेंज इन लेंथ भी ऐसे ही होता है। चेंज इन लेंथ, व्हाट इज चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ विल बी स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि अल्फा डेल्टा टी एल। This will be the change in length for the whole body if t is constant. If t is a function of x, then change in length, let's call it like this, will be equal to alpha delta t, which is a function of x dx. यानी हम फिर क्या बात कर रहे हैं, वही वाली बात इंटीग्रेशन वाली। इस पॉइंट पर हम एक छोटा सा एक स्लाइस लेंगे जिसकी लेंथ dx होगी, और इधर टेम्परेचर डेल्टा t एज अ फंक्शन ऑफ x, कोई खास टेम्परेचर चेंज इधर, क्योंकि यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ, यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है वो है, इसको हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल गिव यू द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस थिन स्लाइस, जिसको हम डी डेल्टा टी कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर मुझे इस पूरी बॉडी का चेंज इन लेंथ चाहिए, तो फिर जाहिर है इंटीग्रेट करूँगा, कोई वाली बात, इंटीग्रेट, यानी डेल्टा टी विल बी देन 0 to L, टोटल लेंथ पे इंटीग्रेट करेंगे, अल्फा डेल्टा टी dx, which is basically the case अगर हमारा पूरी बॉडी में टेम्परेचर वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें probably the last thing before we start that problem, ये भी आप याद कीजिए, just as a reminder, हम लास्ट टाइम ये भी कर चुके हैं। इसमें डेल्टा टी was not constant, was not variable, it was constant, मतलब एक डेल्टा टी आपने बढ़ाया था, कोई एक खास वैल्यू थी, फिक्स्ड वैल्यू, राइट। तो ये भी हमने सवाल सॉल्व कर लिया था। इसमें क्या था, इसको भी अगर देखा जाए तो इसको हम अगर हम सुपरपोजिशन से करें, जस्ट बाय वे ऑफ रिमाइंडर, पहले हम इसको फ्रीली एक बॉल को रिमूव करके, ये बॉल रिमूव हम कहते हैं चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ, यानी अल्फा डेल्टा टी एल, दिस वन प्लस अल्फा डेल्टा टी एल, जाहिर है ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी इंक्रीज, ये तो हो गया चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ डेल्टा टी। बट नाउ ये हमने चूंकि सुपरपोजिशन से किया था, देन रिकॉल व्हाट वी डिड, हमने कहा था x दिस इज इक्वल टू प्लस, और फिर एक्चुअली तो वॉल वाज ऑलवेज देयर, तो अब ये वॉल इसको वापस पुश करके वापस ले आएगी ना वहाँ पे, इसको इजाजत नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये फोर्स ऑफ वॉल अप्लाई कर रही है, फोर्स ऑफ वॉल, तो फोर्स ऑफ वॉल की वजह से अब इसमें FL ओवर AE, इसका भी FL ओवर AE, इसका भी FL ओवर AE, राइट। एंड हमने कहा था कि ये ऑल दिस प्लस दिस, यानी कि डेल्टा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर विच इज दिस कॉम्बिनेशन, प्लस डेल्टा बिकॉज ऑफ फोर्स बाय वॉल, दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 0, यानी ये दो, एक बढ़ रहा है एक माइनस हो रहा है, तो ये सारे माइनस के साथ आएंगे, जाहिर है ये सारे प्लस के साथ आएंगे, और हमने वो इक्वेशन लिखी थी, एंड देन वी गॉट अनदर इक्वेशन, एंड द अदर इक्वेशन ऑब्वियसली, मतलब ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ना, तो अदर वो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन तो हमारे पास होती ही है, ठीक है ना, एंड दैट इक्वेशन इज कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। सो व्हाट वी डिड वाज वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट, ठीक है ना, तो ये भी आपको लेना, राइट। चलें, मेरा ख्याल है ये हमने सारे ही तकरीबन प्रॉब्लम दोबारा कर लिए, ठीक है ना। एक छोटा सा एक जिस तरह वो पाकिस्तानी ड्रामा में होता है ना कि एक 20 मिनट का ड्रामा होता है, उसमें 50 मिनट के इश्तिहार होते हैं, उस 20 मिनट में भी 3 मिनट पिछले की किस्तों में क्या हुआ वो होता है, और बाकी जो 3 मिनट है ना वो अगली किस्तों में की झलकियाँ होती हैं, बड़ी सनसनीखेज किस्म की, तो यू ऑलवेज सी द होल ड्रामा 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये भी हमने तकरीबन ऐसे, और नॉट दैट दिस इज अ ड्रामा बट स्टिल। चलिए अब हम आज के काम पे आ जाते हैं, बहुत हो गई रिवीजन। तो नाउ लेट्स डू अ प्रॉब्लम वेयर द डेल्टा टी इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज चेंजिंग, राइट। तो वो भी अगर कर लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लेट मी ब्रिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत आसान सवाल है, मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि जो
पहला वाला सवाल वो जो दो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, इफ यू कैन डू दैट द रेस्ट इज इजी, तो दिस इज पीस ऑफ केक, ठीक है। The pipe has an inner radius of 12.5 millimeter, ठीक है जी, पाइप है, ये समझ आ गए, and a wall thickness of 5 millimeter. Basically what he is saying is ये पाइप है ना, तो ये बेसिकली इसका इनर रेडियस जो है ना 12.5 मिलीमीटर है, एंड वॉल थिकनेस ऑफ 5, ये इतनी सी बात है। द गैस फ्लोइंग थ्रू इट चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ द पाइप यूनिफॉर्मली फ्रॉम TA 60 डिग्री सेंटीग्रेड, TB 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये चेंज आ गया ना। अब ये क्या हो रहा है, आई कैन इमेजिन वेरी हॉट, नॉट वेरी हॉट बट समवॉट हॉट गैस एंटर्स हेयर। अब यहाँ पे चूंकि एयर है, आपको पता है इंसुलेशन नहीं हुई थी यहाँ, तो एयर है, तो ये जाहिर है एयर तो हॉट नहीं है ना। एयर का टेम्परेचर लेट्स से इज समवॉट अराउंड मे बी 5 डिग्री सेंटीग्रेड और समथिंग, जस्ट अज्यूम दैट, ठीक है। तो अब होगा क्या, एज द गैस फ्लोज थ्रू इट, तो जाहिर है वो ठंडी हो जाती है, तो ये पाइप भी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गर्म गैस आती है, बार बार गर्म गैस आ रही है, सो इट इज हॉट, इट इज कोल्ड हियर, सो देयर इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट लाइक दिस। इसको हम कहेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम कहेंगे 15। नाउ यू कैन से सी के डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ दिस कांस्टेंट, अगर मैं कहता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर है थ्रू आउट 60 डिग्री, तो वहाँ पे अल्फा डेल्टा टी चल जाना था। नाउ इट इज डिफरेंट, यू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन, राइट। अच्छा, अब डिटरमिन द एक्सियल फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन द वॉल। जाहिर है जब टेम्परेचर चेंज होगा तो दिस टेंड्स टू, पाइप टेंड्स टू इंक्रीज इन लेंथ because of thermal expansion, ठीक है। but the wall is fixed between the pipe is fixed between two fixed walls, so what has happened, basically in effect the walls push it on both sides, compression पैदा होगी। in other words the pipe pushes at the wall like this, the wall pushes back like this, तो वो basically ये कह रहा है the axial force it exerts on the pipe on the walls। जाहिर है that pipe tends to increase in length, the wall stops it from increasing, so in effect the wall is pushing into the pipe and the pipe is pushing outward into the wall, ठीक है ना। तो वो हमने फाइंड करना है, F, ठीक है ना। तो अब ये बड़ा आसान है सवाल। वो क्यों आसान है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो दिस इज द फोर्स दैट द वॉल एक्सर्ट्स ऑन द पाइप, और इज द सेम फोर्स अगर मैं वॉल को बनाऊं तो दिस इज द फोर्स दैट द पाइप एक्सर्ट्स ऑन द वॉल, एक ही बात है। सो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, बट द प्रॉब्लम अगेन इज दिस इक्वेशन सेज Fw इज इक्वल टू Fw, या अगर मैं इसको A और B कह रहा हूँ तो Fa इज इक्वल टू Fb। भाई ये तो हमें पता चल गया कि वॉट एवर द फोर्स ऑन द लेफ्ट इज ऑल्सो द फोर्स ऑन द राइट, वो तो ठीक हो गया, बट वॉट दैट फोर्स इज दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फंक्शन ऑफ एक्स, टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या है, ठीक है। हमें ये पता है कि टी 60 डिग्री है एट ए एंड 15 डिग्री एट बी, ये हमें बता दिया गया है, यहाँ पे दो एक्सट्रीम वैल्यूज का पता है और लीनियरली चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। ये जो वर्ड है ना यूनिफॉर्मली, तो यानी ऐसे नहीं है कि ये 60 है और ये 15 है तो ये कोई ऐसे क्वाड्रेटिकली चेंज हो रहा है या ऐसे चेंज नहीं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो मेरा ख्याल बड़ा आसान है, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c एक चीज़ होती है, लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, राइट। ये अगर हम इसको y, ये c जो है ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। तो आई विल जस्ट गिव यू एन आंसर, आई leave this thinking to you how you get it, ठीक है ना। 1 मिनट का काम है, थोड़ा सा सोचिएगा। Tx की जो इक्वेशन बनेगी ना इस केस में, वो इसकी लेंथ जो कि 2400 मिलीमीटर है गिवन, ठीक है। तो दैट इक्वेशन इज 60 माइनस 45, व्हाट इज 45 इज द चेंज, 60 माइनस 15 ओवर कितनी चेंज आती है, 2400 में आती है इंटू एक्स। यानी बेसिकली ये पाइप है, यहाँ पे 60 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे 15 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। एट एनी पॉइंट एक्स टेम्परेचर कितना होगा, बेसिकली ये ट्रायंगल बनता है, ये वाला। तो
इस ट्राइंगल में जाहिर है ये 15 और ये 60 था, तो 15 माइनस करते हैं तो बेसिकली ये हाइट 45 बनती है, ठीक है, और ये 2400 है। तो सिमिलर ट्राइंगल से यू कैन गेट दिस इक्वेशन। चेक कर लें, x की वैल्यू 0 पुट करें, 60 डिग्री। x 0 कहाँ है? जहाँ a है, डन 60। अच्छा, x की वैल्यू 2400 पुट करें, x की वैल्यू 2400 है, पॉइंट b है ना, वो पुट करें तो 2400 से कट जाएगा 60 माइनस 15 45 यानी कि 15, यानी सो आर आंसर इस करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली tx इज 60 माइनस, इसको अगर यूजिंग माय कैलकुलेटर 0.01875x, this is your equation. This is all we needed to do in this question. The only difference between this question and the last question is t is not a constant but a function of x. That is all. Now all we need to do is do it. Let's do it by superposition. दोनों तरीकों से कर सकते हैं, ये fa fp, this is the situation. Now हमें tx का पता चल गया भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा, टेम्परेचर इज चेंजिंग थ्रू आउट, ठीक है। तो लेट्स से कि this is equal to, first this situation is equal to, इंक्रीज होने में वॉल निकाल दी, जब वॉल निकाल ली आपने तो आप कह सकते हो कि ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, बट प्लस एक्चुअली द वॉल वाज ऑलवेज देयर, सो वॉल विल पुश बैक, ठीक है। ये तो खैर कांस्टेंट, ये तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से आपने पहले इजाजत दी इसको जाने की, बाद में वॉल वापस आ गई, ठीक है ना। तो ये जो है ये डेल्टा टी है और ये है डेल्टा बिकॉज ऑफ फोर्स, जाहिर है फोर्स लगेगी ना, ठीक है ना। तो बस ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व द प्रॉब्लम। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू डेल्टा टी प्लस डेल्टा एफ। अब ये प्लस है, इसमें परेशान ना हो, ये स्केलर की बात कर रही है, माइनस प्लस में यहाँ परेशान आपने नहीं हो रहा कि ये देखें वो प्लस है माइनस, वो हम जब आगे इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ माइनस आ जाएगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि दिस डेल्टा टी वी नो डेल्टा टी इज पॉजिटिव, सो इट इज इंक्रीजिंग, प्लस आएगा यहाँ, और यहाँ कंप्रेशन है तो वो माइनस खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। बट हेयर वी विल राइट इन कंपैटिबिलिटी, वी विल जस्ट राइट प्लस। अब आप वैल्यूज पुट करें, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी अगर ये डेल्टा टी कांस्टेंट होता, थ्रू आउट कांस्टेंट होता, वेरिएबल ना होता, तो सिंपली इट वाज अल्फा डेल्टा टी एल। इन दिस केस जाहिर है डेल्टा टी इज चेंजिंग, सो क्या करेंगे वो भी हम थोड़ी देर पहले हमने डिसाइड किया था, अल्फा डेल्टा टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर हम 0 to 2400 ये इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये तो वो चीज़ आ गई। अच्छा, माइनस ये क्या है, FL over A, सिंपल आएगा, ये तो मैकेनिकल फोर्स है ना, उसका FL over A, ठीक हो गया ना। जस्ट पुट इन द वैल्यूज, अल्फा 17 इंटू 10⁻⁻⁶ ये गिवन है, ये बाहर ले जाएं, इंटीग्रल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कांस्टेंट है, ठीक है। 0 से 2400 डेल्टा टी अभी हमने 60 माइनस 0.01875x, ये अभी हमने इसका वो किया था, ठीक है। ये लेट करेक्ट दिस, नॉट डेल्टा टी, दिस इज टी, ये देखिए ना, ये टी है ना, ये देखिए, ये जो हमने, दिस इज नॉट डेल्टा टी, दिस इज टी, टी टी एट एनी पॉइंट, ये पाइप में किसी भी पॉइंट x पे ये t की वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा t, दिस इज नॉट डेल्टा t, राइट, ठीक है ना। डेल्टा t क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से आएगा, द फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर। उसके लिए हम वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। Determine the axial force it exerts on the wall. The pipe was fitted between the walls when T was 15 degrees centigrade. यानी इनिशियल टेम्परेचर 15 था थ्रू आउट, वो तो जब पाइप फिट की और आपने गैस को चालू किया तो गैस चूंकि हॉट थी तो वो एक साइड 60 हो गया, दूसरे पे वो 15 ही रही। इसका मतलब है कि यहाँ पे वही एम्बिएंट टेम्परेचर है पॉइंट बी पे, ठीक है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर देन विल बी 60 माइनस 0.01875x माइनस 15, ठीक है ना। ये तो डेल्टा, ये तो टी है ना, दिस इज टी माइनस 15, दिस बिकम्स डेल्टा टी, ठीक है ना, दिस, एंड इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज देयर इज एन एक्स हियर, ठीक है, एंड देन यू हैव dx हियर, राइट।
और फिर माइनस एफ को मालूम करना है, लेंथ 2400 ओवर एरिया पाई 17.5 स्क्वायर माइनस 12.5 स्क्वायर। ये मैंने सिर्फ इतना किया है कि ये 12.5 ये था और 5 थिकनेस थी ना, तो रेडियस कितना हो गया, आउटर रेडियस 17.5 माइनस इनर रेडियस स्क्वायर, ये पाई, ये मेरा मैट्रिक में किया था या 8वीं में किया था, किस क्लास में किया था सबसे पहले, आई डोंट रिमेंबर। और फिर ई एल्यूमिनियम का जो ई है वो ब्रॉन्ज, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं ब्रॉन्ज, मैंने बताया था 100 के करीब होता है। इन्होंने चूंकि 103 दिया हुआ है तो ओके, वेल एंड गुड, जरा एक्यूरेट कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ भी याद ना होना ब्रॉन्ज का 100 दिया करें, गुड नंबर, राइट। अच्छा ये हो गया। नाउ यू जस्ट पुट दिस इक्वल टू 0 because this one is the increase of temperature, increase of the pipe because of temperature. If the wall was not there, this would have happened, but because the wall is there, wall pushes back is equal to, so this becomes equal to 0 both, right? So this becomes equal to 0. Now the rest is just solution, यानी आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और ये एफ ए की अननोन है वो इसमें से निकल आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जाहिर है आपको करनी आती है, वो इस तरह कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 × 10⁻⁶, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे ये 60 यानी 60x हो जाएगा। इंटीग्रेशन आती है ना 60 की, क्या होती है 60x होती है -0.01875 x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 15x, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन सिंपल हो गई। अच्छा लिमिट 0 to 2400 माइनस, इसको इस सारे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4.945 × 10⁻⁵ f इज इक्वल टू 0, राइट। इसको आप सॉल्व कर लें तो व्हाट यू विल फाइंड, एंड दिस आई वांट यू टू कंफर्म एट होम, द आंसर विल बी 18564.2 न्यूटन, और इन अदर वर्ड्स 18.564 kilonewtons. As simple as that. So this is one example where delta T changes. ठीक हो गया जी। Now, any question regarding this? कोई मसला तो नहीं है, वही चीज ही है जो पहले की थी। मसला compatibility का है। Equilibrium won't do the job. Equilibrium alone won't do the job. You have to have some sort of compatibility. Compatibility क्या है कि भाई जितना टेम्परेचर की वजह से वो बढ़ना चाहता है पाइप, वो जो डिफरेंस आएगा उतना ही डिफरेंस वॉल उसको वापस पुश करती है, दैट इज कंपैटिबिलिटी, और वो आपने यूज किया। द ओनली कॉम्प्लिकेशन हियर वाज अल्फा डेल्टा टी, एल यूज नहीं कर सकते आप क्योंकि डेल्टा टी इज नॉट अ कांस्टेंट इन दिस केस बट इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो आपको पहले t एज अ फंक्शन ऑफ x का एक्सप्रेशन लिखना पड़ा व्हिच हैज x इन इट, एंड देन डेल्टा t के लिए आपने उसको -15 किया व्हिच वाज द ओरिजिनल टेंपरेचर, दैट इज ऑल। हो ये रहा है कि जब वेरिएबल टेम्परेचर आ जाए, व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएबल टेम्परेचर है, यहाँ पे चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ, यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस सारे को ऐड हम उस तरह कर नहीं सकते अनलेस वी डू इंटीग्रेशन, बस इतनी सी बात, ठीक है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना, आसान है, राइट। अच्छा एक और सवाल करते हैं अब, एक फर्क सर। जी जी बोलें सर। हमने जो एरिया यूज किया जी जी, कवर यानी वो पाइप के कवर क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो हमने माइनस करके निकाला ये तो यानी हाँ ये क्रॉस वाला सेक्शन, यस, तो यही करना ना, और कौन सा करना। तो सर वो फ्लो तो अंदर से नहीं कर रहा, नहीं उसका फ्लो से क्या ताल्लुक है, हम तो कह रहे हैं कि जब एक वॉल ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, ये वॉल उस पे फोर्स लगा रही है, हम डेल्टा एफ एल ओवर ए ई, तो इसमें ये फोर्स, ये पाइप ये वाला पाइप का पोर्शन लेगा ना और ये वाला लेगा, राइट राइट। तो इसको कट करेंगे तो यही वाला फोर्स लेगा ना पाइप, ये हवा, ये बीच में फ्लूइड तो यहाँ फ्लो कर रहा है ना, तो फ्लूइड पे तो प्रेशर नहीं लगेगा ना, पाइप पे लगेगा। जी जी समझ गए ना, मतलब स्ट्रेस तो पाइप लेगी ना। सो दैट इज, अगर ये सॉलिड होता, यानी ये पाइप ना होती, ये सॉलिड होता, तो फिर हम पूरा एरिया लेते, फिर हम माइनस ना करते, समझ गए ना। सर ये दूसरा जो हमने डेल्टा टी एक्स में अभी जो हमने डिफरेंस डाला है
तो जी जी, ये ओवर डेल्टा टी कैसे आया, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या कैसे आया, दोबारा पूछे। ये जो मैंने ऊपर पूरा लिखा है ना, डेल्टा टी, मतलब ये पूरी वैल्यू लिखी 60 और आगे और -15 हाँ हाँ ओवर हाँ हाँ, डेल्टा टी, ये ओवर नहीं डेल्टा नहीं टी। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ओवर डेल्टा, मैंने कहा ये सारा डेल्टा टी है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट ओवर, मैंने कहा था ये, अच्छा मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ना सिर्फ इतना, ये है टी एक्स, ये मतलब एट एनी एक्स दिस इज द टेम्परेचर, और डेल्टा टी क्या होगा, माइनस ओरिजिन, यानी ओरिजिनल टेम्परेचर जब कुछ भी आपने गैस फ्लो नहीं कराई थी तो वो थ्रू आउट 15 था, तो ये 15 माइनस करेंगे तो ये टोटल डेल्टा टी आ जाएगा, ये ओवर नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, ठीक है सर। ओके, नाउ वी डू अनदर प्रॉब्लम, थर्मल प्रॉब्लम, जिसमें अब डेल्टा टी जो है ना वो कांस्टेंट होगा, यानी वो बस ये कर लिया ना ये हमने इंटीग्रेशन वाला, दैट्स इट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, वगैरह देखिए, इसमें डेल्टा टी कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें कोई फोर्स ऐसा सच लगेगी नहीं, ये उसी तरह का सवाल है जितना अभी आपने किया है, बट द थिंग इज ओनली टेम्परेचर कॉजेस, पिछला सवाल याद करें जो भी किया है, कोई फोर्स ऐसा लग नहीं रही थी, सिर्फ आपने टेम्परेचर चेंज किया था, तो फोर्स जो वॉल की लगी थी वो दैट वाज ओनली अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन। आप टेम्परेचर खत्म कर दें, चेंज ऑफ टेम्परेचर, देयर इज नो फोर्स, यानी ये उस तरह का सवाल नहीं है कि उसमें फोर्स भी कोई लग रही है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से, यहाँ भी ऐसा ही है, बट लेट्स डिस्कस इट, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करके आपको कराता हूँ, एंड देन इफ यू डू दिस, बस यू विल बी चैंपियंस ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज आई विल गिव यू अबाउट 30-35 seconds to read the question, जरा रीड करें, समझें इसको क्या कह रहा है। किसी हद तक ये मिलता जुलता सवाल है जो हमने पिछली बार किया था उससे, किसी हद। ओके, लेट मी रीड इट एंड देन लेट्स डिस्कस इट। आपको याद होगा आज भी मैंने उसको रिवाइज कराया आपको एक क्वेश्चन, जस्ट रिकॉल इट अगेन। ये क्वेश्चन हमने भी किया था थोड़ी देर पहले, इसी किस्म का क्वेश्चन था कि ये एक बोल्ट था और इस तरह करके कुछ उसमें ये स्लीव सी थी एक एल्यूमिनियम की, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये आप नट को टाइटन कर रहे थे, आपने कहा था 3/4 ऑफ द टर्न दिया था आपने, ठीक है, और पिच और लीड वाज 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर लीड का मतलब है कि इफ यू टर्न द नट कंप्लीटली वंस इट एडवांसेस 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इन दिस डायरेक्शन, ये, लेकिन अब चूंकि 3/4 है तो फिर इसका मतलब है कि 0.75 मिलीमीटर एडवांस कर रहा है। टेम्परेचर उसमें नहीं था, उस सवाल में टेम्परेचर नहीं था, बट दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट, जस्ट रिप्लेस दिस टर्न ऑफ द नट बाय टेम्परेचर। अच्छा अब जरा देखिए क्या उसमें क्या हो रहा था, when you increase, when you this nut moves, so what happens, two things happen, one, bolt increases in length, इसको हम कह देते हैं change in bolt, and the other, the sleeve decreases in length, ठीक है। हमने कहा था कि अगर इनमें से कोई एक रिजिड होता, यानी बोल्ट रिजिड होता, देयर इज नो रिजिड बॉडी इन द वर्ल्ड एक्चुअली, इन आपके जहन में आ गया है कि एक, ये पिछले सवाल की बात कर रहा हूँ, इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं, यू टाइटन द बोल्ट, थोड़ी देर के लिए मान लें कि इसमें से जो नट है ना, सॉरी बोल्ट, स्टील बोल्ट, इट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती। अच्छा दुनिया की कोई बॉडी रिजिड नहीं है, देयर इज नो बॉडी इन द वर्ल्ड व्हिच इज रिजिड, बट थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें, अजम्पशन में क्या जाता है, अगर नट ये रिजिड होता, तो आप जब कहते हैं ना कि, सॉरी बोल्ट रिजिड होता, स्टील बोल्ट, तो आप जब कहते हैं ना कि नट एडवांसेस 0.75 मिलीमीटर, तो यू कुड बी श्योर दैट दिस 0.75 इज अकाउंटेड बाय द कंप्रेशन ऑफ द स्लीव। स्लीव जाहिर है नट में तो मूव करना है, नट मूव कर रहा है, बोल्ट में कुछ स्ट्रेच आ नहीं रहा, यही बात है ना, बोल्ट में कोई स्ट्रेच आ नहीं रहा, नट मूव कर रहा है, तो फिर जाहिर है बोल्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिर नट, फिर वो स्लीव ही कम होगी ना उतनी, क्योंकि नट ने तो मूव करना है, तो जाहिर है वो ऊपर जाएगा तो वो पुश करेगा, ऐसे ना इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, और पुश कितना करेगा, 0.75 मिलीमीटर। अच्छा अब दूसरे एक्सपेरिमेंट करें, थॉट एक्सपेरिमेंट, थोड़ी देर के लिए मान लें कि जो आपकी एल्यूमिनियम स्लीव है ना वो रिजिड बॉडी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी फोर्स हो वो नहीं चेंज होती,
लेकिन बोल्ट आपका डिफॉर्मेबल बॉडी था। तो अब अगर आप कहते हैं मैंने नट को बढ़ाया ना, तो अब इसका मतलब ये है कि देखें जब आप नट को टाइटन करेंगे तो वो स्लीव तो कम होगी नहीं, वो तो रिजिड बॉडी है, वो तो अपनी जगह पे रहेगी। अब नट ने आगे बढ़ना है, तो नट आगे बढ़ेगा एट व्हाट कॉस्ट? वो बोल्ट को एलोंगेट करेगा। कितना एलोंगेट करेगा? 0.75 मिलीमीटर। ये बात तो दो एक्सट्रीम केसेस है ना, रियलिटी दोनों में से भी नहीं है। रियलिटी में तो थोड़ा सा थोड़ा सा बोल्ट अपने साइज में इंक्रीज होता है, थोड़ा सा स्लीव अपने साइज में डिक्रीज होता है। तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी लिखी थी ना उसमें कि चेंज इन लेंथ इन बोल्ट प्लस चेंज इन लेंथ इन स्लीव इज इक्वल टू वो सारा, और फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया था, राइट? ये आपको याद आ गया सवाल, राइट? अच्छा, ये सवाल अब जो हम करने लगे ये ऑलमोस्ट सेम सवाल है, बट इसमें नट को हम घुमाएंगे नहीं। ये देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। ये समझ लें, इस सवाल को आप मास्टर कर लें, आई कैन अश्योर यू अंडरस्टैंड दिस। डायमीटर 7 मिलीमीटर हो या जो भी हो, ये तो हम देख लें, कोई इशू नहीं। असल बात क्या है, एक बीच में स्लीव है, ये बेसिकली ये बीच में अब नज़र नहीं आ रहा, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये बीच में नट, ये बोल्ट है, ऊपर एक स्लीव बिल्कुल उसी तरह की स्लीव है जो पहले सवाल में थी, ऐसे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आपने नट है, यहाँ पे बोल्ट हेड है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप पिछले सवाल में आपने इसको नट को टर्न किया था तो ये आगे बढ़ा था, तो इसमें कंप्रेशन आई थी स्लीव में और इसमें टेंशन आई थी बोल्ट में। अब कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, आप नट को घुमाइए। करते आप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टाइटन द नट, टाइटन नहीं करेंगे, सिर्फ उसको स्नग फिट। स्नग फिट क्या होता है, आप हाथ से ही नट को घुमा के बस ऐसी जगह ले आए जहाँ वो बस टच कर जाए, यानी कड़कड़ नहीं करना चाहिए उसको, उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए दोनों में, लेकिन आप उसको किसी स्पैनर से टाइट भी नहीं कर रहे। टाइट करेंगे तो फिर तो टेंशन आनी शुरू होगी ना, एक में और एक में कंप्रेशन नहीं, आपने हाथ से बस उसको टच करा दिया, बस समझ गए ना कहाँ तक बात। अब आप उसको हिलाएंगे तो वो कड़कड़ नहीं करेगा, लेकिन वो कोई टाइटन भी नहीं है, तो इस वक्त नो स्ट्रेस सिचुएशन, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या किया, नट को नहीं घुमाया, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 था और 100 पे ले गए। अच्छा, अब अगर तो ये दोनों मटेरियल एक, अगर तो ये स्लीव भी और ये बोल्ट भी, इफ दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, तो जाहिर है जितना एक्सटेंशन टेम्परेचर वाइज के डेल्टा टी की वजह से इसमें जितनी एक्सटेंशन होती उतनी ही इसमें भी होती, तो मसला ही कोई नहीं था, सारा का सारा सिस्टम फिर इक्विलिब्रियम में रहता। जुल्म क्या हुआ है, जुल्म ये हुआ है कि स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ना, दैट इज लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, स्टील भी एक्सपैंड कर रहा है जाहिर है, लेकिन एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। अब आप, ये वही सिचुएशन होगी जिस तरह आपने नट को घुमाया, नट को घुमाया था तो क्या हुआ था, स्टील में टेंशन आई थी, एल्यूमिनियम में कंप्रेशन आई थी, इसमें भी ऐसे ही है। क्यों ऐसे है, इसकी एग्जांपल मैं आपको एनालॉजी एक देता हूँ। आप बहुत तेज भागते हैं और आपका एक साथी है वो बहुत स्लो भागता है, वो बेचारा भाग ही नहीं सकता तेज, ठीक है। आप दोनों को बांध दिया जाए एक दूसरे के साथ, और अब रेस में होती हैं ऐसे रेसें जिसमें दो लोगों की टांगें बांध दी जाती हैं, ठीक है ना, तो फिर वो इकट्ठे भागते हैं ऑब्वियसली। तो अब होगा क्या, आप तो बहुत तेज भागने की कोशिश करेंगे, वो बेचारा तेज भाग नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इन द एंड होगा क्या, आप अकेले भागते बहुत तेज भागते, वो अकेला भागता बहुत स्लो भागता, इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप ना उतना तेज भागेंगे एज अ टीम जितना आप भागते हैं अकेले, ना उतना स्लो भागेंगे जितना वो भागता है अकेला, होगा क्या, एक इंटरमीडिएट सिचुएशन होगी। अच्छा, आपको ऐसे लग रहा होगा आपको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, तो आप तो फास्ट है ना, आपको स्लो किया जा रहा होगा, उसको ऐसे लगेगा कि वो उसको तेज किया जा रहा है, राइट। यहाँ भी ऐसे ही होगा। What happens in this is, because naturally steel tends to become increase in length because of delta T, obviously everything increases in length because of delta T, but उसका जो extent है वो कम है, जबकि एल्यूमिनियम का extent ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली ये नट लेकिन क्योंकि फिक्स हुआ है तो ये एल्यूमिनियम को ज़्यादा फ्री एक्सपेंशन देगा नहीं। अगर तो ये नट ना होता तो ठीक है, एल्यूमिनियम अपनी जगह ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता, स्टील अपनी जगह कम करता, कोई मसला नहीं। नट मेक्स श्योर के द स्टील एंड द एल्यूमिनियम, इनका जो ओवरऑल ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, दिस लाइन, दिस रिमेन्स स्ट्रेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि द स्टील विल बी इन टेंशन एंड द एल्यूमिनियम विल बी इन कंप्रेशन। अगर मैं इसको ऐसे काटूं यहाँ पर, तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं,
ये लेफ्ट साइड तो वैसे ही है जैसे है, ठीक है ना। तो द फ्री बॉडी डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस, स्लीव बोर्ड, जस्ट बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंशियल इज देयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी प्रॉब्लम फिर वही है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम F sleeve is equal to F bolt, ठीक है, इट इज राइट। क्यों? देयर इज नो अदर फोर्स। मैं का समेशन ऑफ फोर्सेस इन द x डायरेक्शन को जीरो अगर मैं करूं, तीसरी को फोर्स ही नहीं है, एक स्लीव की वजह से है, में कंप्रेशन एक टेंशन है, दे मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया, बट व्हाट डज इट टेल अस? नथिंग। 100 is equal to 100, 200 is equal to 200, 300 infinite answers. So this is where we now come to compatibility, ठीक है। तो compatibility ये कहती है कि whatever the change in length in steel must be equal to the change in length in ये sleeve is equal to the change in length of bolt, ठीक है। इसको स्लीव कर लें, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। इसको एक को आप स्लीव कर लें या इसको आप एल्युमिनियम कर लें, ये आपकी मर्जी है। इसी तरह इसको आप बोल्ट कर लें या इसको स्टील का, ये आपकी मर्जी है, कोई एक नोमेनक्लेचर यूज कर लें, सब फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है कि व्हाट आई एम सेइंग इज, अब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन अब आप ये बात मानेंगे कि जब हम डेल्टा की बात करते हैं तो इसमें एक कंपोनेंट थर्मल का है और एक कंपोनेंट मैकेनिकल का है। वो कैसे? देखें, ये जो सुपरपोजिशन की अगर बात करें, इसको आप डेल्टा टी जब भी होगा तो इसमें जो चेंज आएगी ना, वो आएगी अल्फा डेल्टा टी एल, इसमें जो चेंज आएगी, और इसके अंदर चेंज आएगी उसका अल्फा डेल्टा टी एल। ये तो होगा थर्मल की वजह से, लेकिन उसके बाद आपको पता है ये फोर्सेस भी तो लगती हैं, इन फोर्सेस का भी तो अपना रोल है, ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम का थर्मल इफेक्ट था और इसमें फिर एक कंप्रेसिव फोर्स, वो एफ एल ओवर ए माइनस साइन के साथ। अच्छा, बोल्ट में अल्फा डेल्टा टी भी है पॉजिटिव, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है, और इसमें ये भी टेंशन है, फोर्स इन द बोल्ट इज आल्सो टेंशन, तो इसकी वजह से भी आएगा, ठीक है ना। ये दो है ना कंपोनेंट, यानी एक मैकेनिकल और एक थर्मल वाला, ठीक है ना। तो आपको इसको इस तरह करना पड़ेगा कि इसको भी स्लीव थर्मल स्लीव एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स is equal to bolt thermal bolt as a result of force। दो चीज आ गई ना, यानी एक उसकी टेम्परेचर चेंज जो वो तो फ्री है, थोड़ी देर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आप उस तरह देख लेना कि नट हटा दिया, यू अलाउ इट टू मूव एज इट लाइक्स, वो भी बढ़ जाएगा वो भी बढ़ जाएगा, बट देन दिस थिंग कम्स, रियलिटी में तो नट नहीं हटाता कभी भी, तो ये आके रिस्टोर करता है ना, दिस मेक श्योर कि वो। अच्छा, अब ये एक के केस में नेगेटिव है, एक के केस में पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर ये है तो आई थिंक आई कैन जस्ट राइट द इक्वेशन, यू कैन चेक इट एंड देन आई जस्ट फिनिश इट। 23 into 10 raised to power minus 6 into 80 into लेंथ दोनों की सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, हमें दी नहीं हुई ना, जरूरत भी नहीं है, प्लस माइनस फॉर स्लीव द फोर्स इज कंप्रेशन, वो याद करें, वो रेस में वो स्लो है, वो फास्ट है, उसको खींचा जा रहा है, एफ एल एफ स्लीव एल ओवर ए ई, ए उसका। सर ये साइन हमने रैंडमली चूज किया या नहीं यहाँ पर? कौन सा ये? नहीं रैंडम, नो नॉट रैंडम एट ऑल। ये देखें, जब आप इसको ये देखें, जब एल्युमिनियम टेंड्स टू इंक्रीज मोर इन साइज एज कंपेयर टू स्टील, ये बात तो ठीक है ना, उसका कोएफिशिएंट बड़ा है, ठीक है ना, इतनी बात तो ठीक है। एल्युमिनियम टेंड्स टू इंक्रीज मोर इन साइज एज कंपेयर टू बोल्ट, बट आपने दोनों में मजबूरी कर दी है कि दोनों ने जितना भी बढ़ना है बराबर बढ़ना है, या आपने नट लगा के ना दोनों को मजबूर कर दिया है, तो अब एल्युमिनियम कंप्रेशन में आ जाएगा ना, और ऑब्वियसली वो बढ़ना ज़्यादा चाहता है, उसको उतना बढ़ना नहीं दिया जा रहा, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है। स्टील उतना बढ़ना नहीं चाहता जितना एल्युमिनियम बढ़ना चाहता है, लेकिन वो नट की वजह से दोनों की मजबूरी हो गई है कि उसने भी उतना ही बढ़ना जितना एल्युमिनियम बढ़ रहा है। तो अब स्टील चूंकि इनिशियली इतना बढ़ना नहीं चाहता था, तो व्हाट हैपनिंग इज इट इज द फोर्स इज मेकिंग इट एक्सपैंड मोर देन नॉर्मल नेचुरल, तो इसका मतलब है कि वो
टेंशन में आ गया। तो इसलिए जब मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे, मैं अभी आपको बताता हूँ, जब मैं इसको मैं फुल अभी करूँगा, राइट हैंड साइड पे मैं यहाँ ज़ाहिर है इसका तो एक्सप्रेशन लिखूंगा ही। अब जब राइट हैंड साइड पे मैं स्टील का जो फोर्स की वजह से लिखूंगा तो वो प्लस के साथ आएगा। ये माइनस और ये प्लस, देयर इज नथिंग रैंडम अबाउट इट। ये अगर आपने अगर रैंडम कर लिया ना इसको, तो ये काम खराब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। यानी ये काम बिल्कुल नहीं करना। इसमें कंपैटिबिलिटी में आपने हमेशा फिजिकल सिचुएशन देखनी, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये बात, ये रैंडम बिल्कुल नहीं है। ये वो वाले सवाल नहीं है, वो याद करें। इक्विलिब्रियम के सवालों में होता था ना, या किसी भी डायरेक्शन में ले लो फोर्स, हमें नहीं भी पता। इक्विलिब्रियम में तो ऐसे ही होता है, टेक फोर्स इन एनी डायरेक्शन, यू डोंट नो इट, you just assume any direction and if the sign becomes negative तो it means your assumption was wrong। ये ठीक है। compatibility में ये क्यों नहीं हो सकता? compatibility by its very definition is the information you get from the physics of the system। physics आपको बताती है कि ये ऐसे होना चाहिए। अगर वो ऐसे होना चाहिए आप assume कर रहे हैं कि कैसे होगा, तो फिर it is not telling you, then you are telling it। समझ गए ना, ये बिल्कुल डिफरेंट दो चीजें। ठीक है, तो अब ये मैं जस्ट फिनिश दिस प्रॉब्लम, ये आप जरा देखिएगा। अब अगली क्लास में इसके क्वेश्चन भी ले लेंगे, मैं थोड़ा टाइम ऊपर चला गया, बट आपको डायमीटर्स वगैरह सारे गिवन है, सारा कुछ इनर आउटर डायमीटर गिवन है, तो एरिया वगैरह कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। ये मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको जस्ट टेक दिस, प्लीज़ सी के ये हम गड़बड़ नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये मैंने ए ई एरिया और ये ई की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, इधर 14 × 10 ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टील का कुछ और है। अगेन एल, ये एल एल सारे कट जाएंगे, इसमें बेफिक्र रहें। ठीक है, अच्छा, और यहाँ ये प्लस साइन के साथ एफ बोल्ट लेंथ ओवर इसका एरिया 38.48 × 200 × 10⁻³ पहला काम तो ये करें कि लेंथ सारे काट दें, ये सारे एक ही लेंथ है ना, वॉट एवर लेंथ आपको गिवन नहीं है तो सारी कैंसिल ही हो जाएगी, खत्म होगी बात। दूसरी बात, एफ स्लीव इज इक्वल टू एफ बी, ये भी पता है। ठीक है, तो अब ये तो बेसिकली इन इसको भी एफ बी कर लें। ठीक है, एफ बी देन टर्न्स और विच इज विल आल्सो बी इक्वल टू एफ स्लीव। ठीक है, दिस इफ यू कैलकुलेट टर्न्स आउट टू बी 1134 न्यूटन विच इज आल्सो एफ स्लीव। ठीक है, और अगर ये हो गया तो द रेस्ट इज सिंपली सिग्मा बी और सिग्मा स्लीव, बोल्ट और स्लीव। ठीक है ना, तो जाहिर है एफ बी ओवर ए बी, एफ स्लीव ओवर ए स्लीव। ठीक है, इसमें एरिया से डिवाइड करें तो एक आपके पास आएगा 29.5 MPa, द अदर वन विल बी 40 MPa, और जाहिर है स्लीव विल बी कंप्रेशन। तो ये आपको पता है ये क्यों। ठीक है ना, एक कंप्रेशन एक टेंशन है, बट दिस इज आंसर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।